नमस्कार दर्शकों, मंजिल कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, आज का युग प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का है। आज विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारी उंगलियों की टिप्स पर है। एक टैब से हम दुनिया की किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतनी गैमट ऑफ इन्फॉर्मेशन से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेटिव है, जो हमारे करियर को बिल्ड कर सकती है, इसके लिए आवश्यक होती है एक एडवाइस की, एक एक्सपर्ट एडवाइस की। मंजिल कार्यक्रम में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसे ही एक्सपर्ट्स से मिलाएं। और आज इस कार्यक्रम में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीपेट बद्दी से डायरेक्टर हैं डॉक्टर यूपी सिंह जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम अपना करियर बना सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी तरफ से हिमाचल के सभी लोगों को और सीपेट फैमिली की तरफ से सभी लोगों को प्रणाम। सीपेट इज़ ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंडर है जी। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक से रिलेटेड अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाते हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज हैं। जी, तो आपने सीपेट की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन सर अगर हम इसकी जेनेसिस की बात करें, कब से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से इसकी जो अवधारणा है उसका निर्धारण हुआ, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहला जो सीपेट सेंटर है वो 1968 में चेन्नई में यूएनडीपी की मदद से शुरू हुआ था। ये पहला इंस्टीट्यूट था। उसके बाद धीरे धीरे सारी इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में हमारे सीपेट के सेंटर खुलते गए जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस समय 39 सेंटर जो है वर्किंग कंडीशन में है ऑल ओवर इंडिया, और ये 22 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है। जी, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसका उद्भव कैसे हुआ? हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उसके बाद में 2015 में सीपेट जो है हिमाचल प्रदेश में बद्दी में होंद में आया है। तो तब से अभी तक ये कार्यरत है और अलग अलग इंडस्ट्रीज को प्लास्टिक्स के रिलेटेड जो है सेवाएं देता आ रहा है। जी, अगर हम थोड़ा इलैबोरेट करना चाहें, किस तरह की सेवाएं इसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं? हम स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग देते हैं, हम रिसर्च में ट्रेनिंग देते हैं, हम एकेडमिक में ट्रेनिंग देते हैं, हम टेक्निकल सपोर्ट में सर्विसेज देते हैं। तो टोटल इसका बनता है स्टार। तो आज की डेट में आज जो हमारा चर्चा का विषय है उसके हिसाब से हम जो जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे पास जो एकेडमिक के में डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए जहाँ पर उपस्थित हूँ। डिप्लोमा हमारे यहाँ पर दो तरह के डिप्लोमा चलते हैं, प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये प्लास्टिक डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों डिप्लोमा कॉलेजेस कोर्सेज में 10वीं पास बच्चे चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने +2 विद नॉन मेडिकल कर रखी है तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है और वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग जो है पीजीडी पीपीटी हमारा है, इस कोर्स में बीएससी जो बच्चा है उसको हम एडमिशन दे सकते हैं। जी, तो ये एक केंद्रीय संस्थान है। अगर बात करें तो इसमें किस तरह की अगर एनरोलमेंट करनी है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह के होते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं या राज्य स्तर पर होते हैं? हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो कोर्स एडमिशन टेस्ट होता है इसका नाम है सीपेट एडमिशन टेस्ट 2024 है, जो इस बार होने जा रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई और हमारा जो टेस्ट होने वाला है वो 9 जून को हमारा टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और हमारे निर्धारित सेंटरों में जाके बच्चा कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट में अपीयर हो सकता है। जी, तो हाल फिलहाल में ही टेस्ट आयोजित होने वाले हैं, तो जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरह का जो फॉर्मेट रहता है एग्ज़ाम का, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है या कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए भविष्य के लिए, तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? टेस्ट में अपीयर होने के लिए बच्चों को जो 10वीं का सिलेबस है उसके बारे में
और जो आसपास जो उनके चल रहा है जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं उसका उनको नॉलेज होना चाहिए, एप्टीट्यूड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसी के बेस पे हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये कॉमन टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक स्टेट में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस है 10वीं का और बीएससी का भी, तो हमारा जो है कॉमनली जो है ये प्लान किया जाता है और इसमें सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, आपने बताया 10वीं के बाद, तो क्या 12वीं के बाद भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है, और या फिर कोई इसकी एज लिमिट है कि इसी के जो बच्चे हैं वही इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है जी। 12वीं के बाद में बच्चा डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है डिप्लोमा में, और वो नॉन मेडिकल में ही होनी चाहिए। तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन लेगा तो वो सेकेंड ईयर में होता है, उसमें उसको टेस्ट नहीं देना पड़ता जी। तो 12वीं के बाद तो नॉन मेडिकल की स्ट्रीम के बच्चे ही इसको दे सकते हैं जी। तो अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे अगर इसमें एनरोल करना चाहें तो उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी? उनके लिए पॉसिबिलिटी यही है कि उनको 10वीं के बेस पे इस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा जी, और वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं जी। और कोई एज लिमिट इसमें नहीं है? अगर आपको 10वीं किए हुए बहुत साल भी हो चुके हैं फिर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या फिर एंट्रेंस दे सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। तो नेशनल स्तर का ये एग्ज़ाम रहता है, तो अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के स्टूडेंट्स, जैसे आप लंबे समय से आप इंस्टीट्यूशन में हैं भी, तो कैसा योगदान रहता है, अगर बच्चों का कितना एनरोलमेंट रहता है? अभी तक तो हिमाचल के बहुत कम लोग इसमें ट्रेंड हुए हैं। लगभग हमारे जितने भी बच्चे हैं उसमें से 25 से 30% बच्चों ने ही हिमाचल के बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट किया है। हमारी आशा यही है और हमारा जो प्रयास यही है कि हिमाचल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हिमाचल के जो बद्दी एरिया है और अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उसमें प्लास्टिक्स के अलग अलग बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे कि बद्दी एरिया में हाउस होल्ड्स की बहुत प्रोडक्ट्स बनती है और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर की बहुत प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसमें प्लास्टिक्स के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, वो प्रोसेस भी वहीं पर होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे, अगर कोई भी बच्चा अगर सिर्फ जॉब करना चाहता है, अच्छी जॉब करना चाहता है, तो इस फील्ड में आए तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है जी। जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपने जैसे बताया। तो जैसे आवेदन के लिए अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं या ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और किस तरह का फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, तो वो भी जानना चाहेंगे। हमारा सारा जो है ऑनलाइन है। हमारी वेबसाइट है www.cpet.gov.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा एडमिशन के लिए, तो उसके थ्रू आप फॉलो करेंगे तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। और उसी के साथ में प्रॉस्पेक्टस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उस प्रॉस्पेक्टस में सारी कोर्सेज की फ़ीस का और लोकेशन का सारी जानकारी अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली डिप्लोमा के लिए 18 से 20 हज़ार के बीच में फ़ीस रहती है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए 20 से 22 हज़ार के बीच में फ़ीस रहती है जी। तो अगर सर इसमें डॉक्टरेट किसी ने करनी हो तो क्या वो बद्दी से की जा सकती है? नहीं, बद्दी सेंटर जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा तक ही करते हैं। हमारे बाकी 8 सेंटर और हैं जो कि अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं, वहाँ पर आप बीटेक कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद में लेटरल एंट्री में बीटेक कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप वहीं पर एमटेक कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद हमारे बहुत सारे 3 हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जी। तो यहाँ पर पीएचडी की सुविधा उपलब्ध नहीं है फिलहाल? नहीं, हमारे पास यहाँ पर पीएचडी की सुविधा अवेलेबल नहीं जी। तो और जो आपने 8 इंस्टीट्यूशन बताए, तो अगर किसी स्टूडेंट को आगे इसमें फर्दर स्टडीज़ करनी हो तो वहाँ से की जा सकती है। सर, अगर हम प्लास्टिक के फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स जानना चाहें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जो इसे फेज़ आउट करने की बात की जाती है, प्लास्टिक के यूज़ को कम करने की बात की जाती है, तो ऐसे में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का भविष्य में क्या स्कोप आप देखते हैं? भविष्य की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो प्लास्टिक्स है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है जी। आप सुबह ब्रश उठाते हैं वो प्लास्टिक्स का है, आप लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं तो वो लाइट का जो स्विच है वो भी प्लास्टिक्स का है, वो वायरिंग जो लगी हुई है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई है। आपके घरों में नहाने के लिए पानी आ रहा है, पोर्टेबल जितना भी वाटर आ रहा है वो प्लास्टिक्स की लाइंस के थ्रू आ रहा है। आपके घर के ऊपर जो टैंकी लगी हुई है वो भी प्लास्टिक्स की लगी हुई है। आप जितने कपड़े पहन रहे हैं उनमें भी प्लास्टिक्स है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो प्लास्टिक्स को आप अपने जीवन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक हमारा
अभिन्न अंग बन चुका है आज की डेट में, तो उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका हम दुरुपयोग करते हैं कि हम उसको लिटर करते हैं, हम उसको प्रॉपर डस्टबिन में नहीं डाल रहे। तो लिटरिंग करने के कारण प्लास्टिक आज की डेट में बदनाम हुई है और वो हमारी अवेयरनेस ना होने के कारण हो रही है। अदरवाइज प्लास्टिक का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है कि डायरेक्टली आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। जी, और जब प्लास्टिक का इजाद भी हुआ था तो एक वरदान की तरह इसे देखा जाता था, क्योंकि जो चीज़ें ख़राब होने से बचाई जा सकती हैं वो प्लास्टिक की वजह से ही है। लेकिन हमने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जगह जगह फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कि जो प्लास्टिक है हमारी फूड चेन में भी आज आ गया है। हम देखते हैं कि जो मेराइन एनिमल्स हैं उसमें भी प्लास्टिक देखने को मिलता है। तो किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किस तरह का कार्य किया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति को कम किया जा सके भविष्य में? भविष्य में इस तरह की स्थिति को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वगैरह के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है जी। जो कि इसका इफेक्ट जो है पिछले 50 साल के बाद आज स्टडी हुआ है। वो जो प्लास्टिक्स नई आएगी उसका क्या हमारे जीवन पे इफेक्ट होता है धीरे धीरे पता चलेगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हमारा फिर भी प्लास्टिक्स का उतना इफेक्ट नहीं है जितना पेस्टिसाइड्स का है। जो पेस्टिसाइड है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारी सब्जियों में सभी जगह है। लेकिन प्लास्टिक्स जो है वो हमारे लिए वरदान ज़्यादा है। हर एक चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्लास्टिक्स है, इसका साइड इफेक्ट जो है बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत वरदान है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि पेन यूज़ करते हैं, पैक्ड बॉटल में पानी यूज़ करते हैं, दवाइयाँ पैक कर देखते हैं आप। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मास प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि और किसी तरीके से यूज़फुल नहीं है। हमारा फर्नीचर जो है प्लास्टिक्स का आ रहा है। अगर आप सोचेंगे कि 1 लाख चेयर हमारे को चाहिए 15 दिन में, वो सिर्फ प्लास्टिक्स में बन सकती है। अगर आप लकड़ी की 1 लाख चेयर बनाने जाएंगे, एक तो टाइम बहुत लगेगा, उसके लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे आपको जी। तो इस तरह से हम प्लास्टिक जो है नॉर्मल कंडीशन में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम कर रही है, ना कि उसको बढ़ा रही है जी। हाल फिलहाल में COP28 की भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो पेट्रोकेमिकल्स है, जो पेट्रोल रिलेटेड जो एनर्जी सोर्सेज है उनको कम करने की बात होती है। तो अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है जहां पर पेट्रोल का कम यूज़ होता है या पेट्रोलियम पर हम कम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर इन इंडस्ट्रीज़ का क्या फ्यूचर दिखता है? पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, ये डायरेक्टली पेट्रोलियम नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पेट्रोल से चलने वाली कारें या डीजल से चलने वाली कारें या क्रूड ऑयल से चलने वाली जो भी व्हीकल हैं उनको चलाने के बारे में कम सोच रहे हैं, क्योंकि हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने हैं। जबकि प्लास्टिक्स इसके बाद में आता है, नेफ्था आता है, उसको ब्रेक करके उसके बाद में हम प्लास्टिक्स को बनाते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट है उनकी, तो वो वहाँ से मिलता रहेगा, उससे ये बनती रहेगी। इसके अलावा आज की डेट में हम ग्रीन प्लास्टिक्स की ओर भी जा रहे हैं कि जो कि जैसे मक्की के दाने इससे भी बनती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम उनको बना सकते हैं प्लास्टिक्स को। बेसिकली हम उस तरह की प्लास्टिक भी बना सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से बंद भी हो जाएगा तो प्लास्टिक फिर भी रहेगी जी। लेकिन आपने बात की बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी इतनी नहीं होती है। तो उसके लिए अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, आपके हिसाब से क्या किया जाए? लॉन्जिविटी कम होने के लिए ही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक जो है अगर लिटर होकर पड़ी रहती है तो वो सालों भर वहीं पर पड़ी रहती है और वो डिग्रेड नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो अगर बायोडिग्रेडेबल की सोचते हैं, जैसे ही वो पड़ी रहेगी तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होता है। एक फोटो डिग्रेडेबल होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है। तो थोड़ी देर बाद वो प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड हो जाएगी और वो वहाँ से हट जाएगी, बह जाएगी। पानी आएगा बाद में, जहाँ सॉइल के साथ में मिक्स हो जाएगी, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह से वो कंपोस्टेबल भी हो सकती है और बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है। तो इसीलिए उसकी लॉन्जिविटी कम ही होती है। ये नॉर्मल हम फूड ग्रेन पैक करने के लिए, जहाँ हम कैरी बैग के लिए, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा बदनाम है, वो है कैरी बैग्स। कैरी बैग्स को हम यूज़ करते हैं, उसी में कुछ मटेरियल बांध के हम फेंक देते हैं, वो पड़ा रहता है। उसी को ही लिटरिंग से ना तो उसको रैग पिकर उठाते हैं, तो आगे धीरे धीरे वो बायोडिग्रेडेबल में जा रहे हैं, जो कि बहुत थिन लेयर्स होती हैं, और बाकी को जितना थिकर बना देते हैं तो उसको रैग पिकर उठा के ले जाते हैं। जैसे कि पानी की बोतल देखते हैं, आप देखेंगे कि कूड़े के ढेर पे पानी की बोतल नहीं मिलेगी, आपको प्लास्टिक की चेयर वहाँ पर पड़ी हुई नहीं मिलेगी।
तो जिन प्रोडक्ट्स को वायबल है सोल्यूशन रिसाइकल करना, वो प्रोडक्ट जो है लिटर नहीं होती। तो गवर्नमेंट का भी यही आगे ये प्रयास है कि वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहेंगे जिनको रैग पिकर उठाएंगे और जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। जी, तो रिसाइकलिंग के लिए आपके इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान रहता है और किस तरह के एफर्ट्स इस एरिया में किए जाते हैं? रिसाइकलिंग के ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पास उसके लिए मशीनरी है। और रिसाइकलिंग के ऊपर अगर कोई आके हमारे से इंफॉर्मेशन भी लेना चाहता है तो हम प्रोवाइड करते हैं। कोई अपना यूनिट लगाना चाहता है तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस के अंडर में कंसल्टेंसी देते हैं। अगर कोई अपना यूनिट सेट करना चाहता है तो हम उनको कंसल्ट करके हम उनको यूनिट लगवा देंगे। जी सर, हम देखते हैं कि विभिन्न इंस्टीट्यूशन हैं, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं पर उनके लिए प्लेसमेंट की इतनी ऑप्शंस भी नहीं दिखती है। अगर हम जो इंडियन हमारे इंस्टीट्यूट हैं टेक्नोलॉजी के, उनकी बात करें तो हाल फिलहाल में सुनने को भी आया था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे हैं, वहाँ पर भी 100% जो प्लेसमेंट बच्चों को नहीं मिली है। तो क्या कारण आपको लगता है कि प्लेसमेंट बच्चों को नहीं मिल पा रही है, और आपका इंस्टीट्यूशन किस तरह डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूशन से? हमारा इंस्टीट्यूशन जो है बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। वो ही मशीनरी अवेलेबल है जो इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हम जॉब वर्क करते हैं, इंडस्ट्री के लिए ही हम टेस्टिंग करते हैं, इंडस्ट्री के लिए ही हम डिज़ाइन करते हैं। तो जो मशीनें हमारे पास अवेलेबल है, सेम मशीनरी जो है इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है। समझ लीजिए कि जब बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह ही हमारे पास काम करता है। तो जो मशीन हमने इंस्टीट्यूट में चलाई होती है बच्चे ने, वही उसको इंडस्ट्री में मिलती है। तो इंडस्ट्री को भी कोई संकोच नहीं है हमारे बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों को भी वहाँ जाके कोई फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इंडस्ट्री हमारे बच्चों को प्रेफर करती है। और इंडस्ट्री में डिमांड वर्सेस सप्लाई है। हमारे कोर्सेज से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसीलिए प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। सिर्फ यही होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर के पास में ही बहुत अच्छी जॉब मिले, उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अपना घर छोड़ के थोड़ा भी दूर 50-60 किलोमीटर दूर भी जाना चाहता है तो उसको जॉब अवेलेबल है, जॉब मिल जाती है। जी, जैसे हमने बात की कि जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज कम दी जाती है। अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, जिस कारण उनको प्लेसमेंट की इतनी दिक्कत नहीं आती है भविष्य में। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में बनना चाहता है तो उसमें किस तरह से आपका इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है? हमारे पास जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी अवेलेबल है। कोई भी बच्चा या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बनना चाहता है वो अगर हमारे पास आइडिया लेके आता है तो हम आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक का हमारे पास सारे साजो सामान है, सारी मशीनरी है। आइडिया है तो वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन कर सकता है। हमारे पास 3D प्रिंटिंग है, हम उस प्रोडक्ट को 3D रूप में देख सकते हैं। उसके बाद हम उससे मोल्ड बना सकते हैं। उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें हम उस प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है। अंडर वन रूफ हमारे पास सारी फैसिलिटी है। हम प्रोडक्शन करके उसको दे सकते हैं, वो प्रोडक्ट को मार्केट कर सकता है। जब वो मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ मेरे पास इतनी पर्याप्त हो गई है, मार्केट डेवलप कर ली हुई है, उसके बाद में वो अपनी मशीन खरीद के लगा सकता है और मार्केट में आ सकता है। उसको बहुत कम खर्चे में वो इस फील्ड में आ सकता है और अपनी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट कर सकता है। जी, तो कहा जा सकता है जो आपका इंस्टीट्यूशन है एक तरह से इंक्यूबेशन सेंटर की तरह भी बच्चों के लिए उपलब्ध होता है। अगर उन्हें अपने जो आइडिया है उसको डेवलप करना है तो उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। हम MSME में इंक्यूबेटर हैं ऑलरेडी। कोई भी MSME की साइट पे अगर प्रपोजल सबमिट करता है, अगर वो एक्सेप्ट कर देते हैं तो हम इंक्यूबेशन का भी
काम करते हैं और हम उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करें। जी, तो कहा जा सकता है कि अवसरों की कमी नहीं है। अगर आपके पास आइडिया है तो आप इस इंस्टीट्यूशन से आकर बहुत सारी आगे बहुत भविष्य में बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती है। सर, आपने 3D प्रिंटिंग की बात की, तो जैसे ये टेक्नोलॉजी का एक भविष्य भी हम कह सकते हैं। तो जब 3D प्रिंटिंग की बात होती है तो जो ये पुरानी मशीनरी है इनका क्या यूज़ रह जाता है, यूसेज रह जाता है भविष्य के लिए? 3D प्रिंटिंग आज की जो स्थिति है इसमें 3D प्रिंटिंग को डायरेक्टली अगर आपने हाउस होल्ड में या समझ लो कहीं पर भी यूज़ करना है तो डायरेक्टली यूज़ में नहीं आ रही, क्योंकि वो मशीनरी बहुत ज़्यादा महंगी है। जो मशीनरी महंगी नहीं है, वैसे तो 3D प्रिंटिंग की मशीन 10,000 से 50,000 तक आराम से अवेलेबल है। अगर आप नॉर्मल साइट से भी परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। तो वो मशीनरी से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहें कि उसको उसी यूज़ में ला के देखना है तो वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। डेकोरेशन में चाहे हम उसको यूज़ कर लें, तो अभी तक वो महंगी टेक्नोलॉजी होने के कारण वो अडेप्ट नहीं हुई पूरी तरह से, पर भविष्य में ये हो सकती है। जो मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें रिपीटेबिलिटी है। एक ही प्रोडक्ट बनाने को कुछ सेकंड लगते हैं, जबकि 3D प्रिंटिंग में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि ये कप पड़ा है, अगर इसी को आपने 3D प्रिंट करना है तो मिनिमम टाइम जो नॉर्मल मशीन है जो 50,000 60,000 रुपये की मिलती है उसमें ये 3 से 4 घंटे में बनेगा। लेकिन अगर यही कप अगर आपने इंजेक्शन मोल्डिंग में बनाना है तो ये कुछ सेकंड्स में बनेगा, तो इसकी रिपीटेबिलिटी भी सेम रहेगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। तो डेकोरेशन पीस एक आधा बनाना है तो आप डेफिनेटली 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन करनी है उसकी तो आपको कॉस्ट वाइज जो है उसमें कम पड़ेगी। तो वो जो मशीनें ऐसे ही चलती रहेंगी, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे ही रहेगी। जी, 3D प्रिंटिंग का अपना रोल है और जो पुरानी मशीनरीज़ हैं उनका अपना रोल है। और अप स्किलिंग के लिए आप किस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और बाकी और फैसिलिटीज़ अगर हम जानना चाहें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी जाती है? अप स्किलिंग के लिए ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। हमारे पास 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, इस तरह से अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। उनमें आके वो एडमिशन ले सकते हैं, हम उनको उसमें नॉलेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम टेलर मेड प्रोग्राम भी बनाते हैं जिसमें बच्चे को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को प्लान किया जाता है और उसको डिलीवर किया जाता है। जी, हम सुविधाओं की बात कर रहे थे। अगर क्योंकि जगह जगह से बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं, हिमाचल से आते हैं, हिमाचल से बाहर से भी आते हैं, तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चों को जो अपने घर से दूर रहते हैं उनको इन सब चीज़ों की कमी महसूस ना हो? हमारे पास AICTE अप्रूव्ड ये हमारा कोर्स है। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है क्लासरूम्स हैं, तो बच्चों को कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो बच्चे जो हैं वो हमारे पास आके एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल में रहेंगे, मैस की सुविधा है, खेलने कूदने की सुविधा है, रिक्रिएशन की सुविधा है, वो आके एडमिशन लेंगे तो उनको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होती। जी, तो जो मेंटल प्रेशर होता है खासकर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में हम देखते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके द्वारा करवाई जाती हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे हैं चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हम बात कर रहे हैं, तो भविष्य अगर हम आपके जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का हम देखना चाहें तो क्या इसका भविष्य है, और क्या जो वर्कफोर्स है उनके लिए जो वर्क है वो अवेलेबल होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में हमारे जो प्लास्टिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो हम भी इंजेक्शन मोल्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंजेक्शन मोल्डिंग नया कोर्स जो है लॉन्च करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज होगा। 270 आवर्स का हम ये कोर्स प्लान कर रहे हैं। उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक्स है ये टेम्परेचर के साथ में, इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको कंट्रोल करना मशीन के ऊपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि ये प्रोडक्शन की आइटम है, तो मैन पावर तो इसमें लगेगी। तो आने वाले
कुछ सालों में फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। और जैसे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैसे ही प्लास्टिक्स में भी उतनी ही ग्रोथ होने वाली है, उससे ज़्यादा ही हो रही है। और अगर आने वाले 5 से 6 साल में इंडस्ट्री डबल भी होती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे को अभी से तैयारी करनी पड़ रही है। और मैं आशा करता हूं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। जी, अगर हम भविष्य की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो किस तरह आप इन चैलेंजेस को डील करते हैं और उनसे कोप अप करते हैं? प्लास्टिक्स के चैलेंजेस यही है कि अलग अलग जगह पे, कई जगह पे बोर्ड आप देखते हैं कि प्लास्टिक बैन हो गई है जी। एक्चुअल में वो प्लास्टिक बैन हुई है जिसको रैग पिकर नहीं उठाते जी। वो प्लास्टिक बैन नहीं हुई, वहां पर लिखा जाता है कि प्लास्टिक बैन है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स है वही बैन है, बाकी प्लास्टिक बैन नहीं है। वो तो हमारा, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि वो हमारा अभिन्न अंग बन चुका है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का कुछ परसेंटेज होगा, बाकी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें मैन पावर रहेगी। आप हाउस होल्ड को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप पोर्टेबल वाटर जो है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक के योगदान को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोडक्शन तो होनी है, ये आगे आगे बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि अभी आगे आगे जितनी कंस्ट्रक्शन या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी उतनी प्लास्टिक की यूज़ बढ़ती जाएगी। हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें रोज़ हम देखते हैं कि पहले गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कम थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि हम उसमें उसका वेट कम करते जा रहे हैं। वेट क्यों? क्योंकि लाइट वेट प्लास्टिक्स को हम उसमें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। पहले ये कम हुआ करता था, अभी ये बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकती और इसकी यूज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी और इसी के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। खासकर अगर बात करें नियर फ्यूचर में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हम दिन की शुरुआत ही प्लास्टिक से कर लेते हैं। ब्रश से बात करें, चाहे पाइपिंग की बात करें, चाहे हमारी टैंक्स की बात करें, सारे प्लास्टिक है। तो इसको फेज़ आउट करना तो नियर फ्यूचर में संभव नहीं होगा। तो इसमें जो वर्क की सुविधाएं है वो भी भविष्य में बहुत अधिक होने ही वाली है। सर, अगर हम बात करें जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि किस तरह इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है? सबसे पहले जो भी बच्चा है वो जॉब सीकर है, जिसको ये रिक्वायरमेंट है कि हाँ मेरे को ये करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिल जाए, तो वो डेफिनेटली हमारे पास आए तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि डिप्लोमा ही है, डिप्लोमा है और AICTE अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट का अप्रूवल है इसमें। तो डिप्लोमा करके बाद उसके पास आगे भी अपॉर्चुनिटी है, बीटेक भी कर सकता है, बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकता है, जहाँ वो अगर बीटेक करने के बाद किसी भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है उसमें भी जा सकता है। एमटेक करने के बाद में बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज भी ओपन हो सकती है। तो वो बहुत सारे अवसर हैं जो बच्चों को उपलब्ध है। अगर वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसमें जुड़ जाएं तो भविष्य आपका उज्जवल होगा। इसी के साथ सर, आज आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज मंजिल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।